नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, हम पिछले दिनों से हल संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारी संधियों को हमने पढ़ा। और आज हम जिस संधि का अध्ययन करेंगे वह संधि जो है वो आगम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उस संधि में आगम होता है और उस आगम के नाम से उस संधि का नामकरण कर दिया गया। मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आगम और आदेश क्या होते हैं। व्याकरण के अंदर कुछ आगम होते हैं और कुछ आदेश होते हैं। ठीक है, आगम और आदेश जो हैं वो दोनों एक भिन्न भिन्न चीजें हैं। आगम जो है वह मित्रवत होता है, अपने फ्रेंड के समान, सखी के समान, मित्र के समान। ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जानते हैं। ये बड़े सभ्य लोग होते हैं। आगम लोग बड़े सभ्य होते हैं और ये किसी के साथ जुड़ सकते हैं। वो अलग मैटर है कि आगे बैठें पीछे बैठें, ये एक अलग चीज है। लेकिन आगम जो होते वो मित्र के समान होते हैं। आते हैं, अपना स्थान देखते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आदेश जो है वो राजनेताओं के समान होते हैं। ठीक है, राजनेताओं के समान। अगर एक राजनेता कुर्सी पर बैठा है तो दूसरा राजनेता उसको हटाने की कोशिश करता है आदेश देके। ठीक है, आदेश भी ऐसे ही होते हैं राजनेताओं के समान। अगर मान लीजिए कोई स्थानीय है और उसके स्थान पर कोई आदेश किया जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, उसको हटा के वहां पर लगेगा। आपको याद होगा एक कोई एणची में जब हमने एण संधि पढ़ी थी तो वहां पर ई के स्थान पर यह आदेश कर रहे थे। ठीक है, तो आप इस बात को समझते हैं कि ई को हटाकर या आदेश किया जा रहा है। तो ये जो आदेश होता है ये उसी के स्थान पे होता है, उसको खत्म करके अपना स्वयं बैठता है। लेकिन आगम जो होते हैं वो मित्रों के समान होते हैं। तो आज जिस हम संधि को पढ़ रहे हैं उसका नाम है तुगागम संधि। इसमें तुगागम में यहाँ पर संधि है। वस्तुतः होता क्या है, तुक होता है। ठीक है, तुक आगम, तुक आगम। इसमें क्या है कि तुक का आगम हो जाता है। तुक जो है एक आगम है और उस आगम को इस संधि में किया जाता है, इसलिए इस संधि का नाम जो है वो तुगागम संधि है। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तुगागम संधि के केवल 2 ही सूत्र हैं। उन 2 सूत्रों में सारी संधि जो है वो समटी हुई है और इसका प्रश्न प्राय करके 1-2 तो आता ही है, 1-2 आता है। मुझे याद है जब मैंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उस साल ये प्रश्न आया था कि लक्ष्मी छाया यहाँ पर तुक आगम किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, तो सीटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी टेट हो, कोई भी संस्कृत का एग्जाम हो, वहां पर इस संधि का बड़ा प्रयोग होता है और कोई ना कोई 1-2 इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है इसका। ठीक है, सूत्र क्या दिया है, 6 ये गुजराती लोग थे इसलिए केम 6, ये 6 वो 6, तो 6 और 6 को आप ये मत समझना 6, नहीं, ये 6 है, छकार है। छकार का सप्तमी बन गया 6, जैसे राम का सप्तमी बनता रामे, ऐसी छा का बन गया 6। ठीक है, ये सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का एक वचन इसलिए आप ये समझते ही होंगे कि यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो या तो में चला जाएगा और या फिर चला जाएगा पर में और पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्याकरण में प्राय करके क्या लेते हैं, व्याकरण में लेते हैं हम पर, अर्थात छकार के परे रहते, छकार के परे रहते। चा जो है वो अव्यय पद है और चा जो है वो अनुकर्षणार्थ होता है, अनुकर्षण करता किसी का पीछे से, किसी को पीछे से खींचता है। तो किसको खींचेगा ये बात तो आपको अर्थ में स्पष्ट हो जाएगी। चलिए इसका अर्थ देखें अगर हम, तो अर्थ यहां पर दिया हुआ है कि हरस्व स्वर के बाद। ठीक है, हरस्व स्वर, हरस्व स्वर कोई भी हो सकता है, वो आ हो सकता है, ई हो सकती है, ऊ हो सकता है, री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हरस्व स्वर है। तो हरस्व स्वर के बाद जो हरस्व स्वर है इनके बाद
छः आने पर, ठीक है, छः आने पर अर्थात छकार के परे रहते, छकार परे हो तो, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छः अर्थात छकार परे हो तो, इधर ह्रस्व स्वर कोई भी है, आ ई ऊ कुछ भी है, और इसके तुरंत बाद क्या है, अगर छकार है तब क्या होता है, उससे पहले मतलब छकार से पहले, किससे पहले, छकार से पहले क्या आगम हो जाता, तो कहते तुक आगम भवती, अर्थात तुक हो जाता है, तुक सही बैठ जाती, तुक्का बैठ जाता है इसी जगह पर, ठीक है। तो आगम होगा किसको, तो इसको देखिए, आगम जो होगा वो छा से पहले होगा, ठीक है, आगम जो होगा वो छा से पहले होगा। और ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, पर बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं, इसलिए हम इतनी बात करेंगे जितनी आसानी से समझ में आ जाए। ज़्यादा व्यक्ति जानने वाला भी परेशान होता है, कम जानो लेकिन सही जानो। तो यहाँ पर जो तुक आगम कर रहे हैं ये हम छा से पहले करेंगे, जहाँ पर भी आपको छा दिखेगा उससे पहले तुक कर लीजिए। उदाहरण से ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी, इसको देखिए, उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण दिया है शिव पिलस छाया, ठीक है, शिव पिलस छाया में क्या है, एक पद हमारे पास है शिव और दूसरा पद है छाया, ठीक है, दूसरा पद क्या है, छाया। तो देखिए शिव जो है, शिव का अंतिम जो वर्ण है वो है आ, ठीक है। अब ये जो आ है ये ह्रस्व आ है, इन्होंने शर्त भी रखी थी कि ह्रस्व अक्षर के बाद, ह्रस्व के बाद यहाँ पर आ ह्रस्व है, देखिए इसके अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो छाया का छा है, छा है और परे भी है, दोनों शर्तें हैं, छकार होना चाहिए और पर में भी होना चाहिए। तो शिव में जो वा का अंतिम आ है वो ह्रस्व स्वर है, और छाया का जो छा है वो परे भी है और छकार भी है, दोनों शर्तें हैं, दोनों शर्त लागू हो गई, ठीक है। अब काम क्या करना है, तो कहते हैं छा से पहले जो है वो आप तुक आगम कर लीजिए, छा से पहले तुक आगम कर लीजिए, आराम से बिल्कुल मस्ती से समझिए। व्याकरण में फिर कहता हूं बहुत सरल चीज है, व्याकरण जैसा सरल कुछ नहीं है दुनिया में। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि शिव और छाया जो है इसके बीच में क्या कर दिया, तुक कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे तुक, अब तुक करेंगे तो ये जो तुक आया है ये अनुबंधों के सहित आया है। अब आप कहेंगे अनुबंध क्या होते हैं, तो अनुबंध वो वर्ण होते हैं जो आगम आदेश के साथ तो आते हैं लेकिन आने के बाद उनकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अब ये इत संज्ञा क्या होती है वो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आते तो साथ में है, ये इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि कुछ वर्ण जो आदेश या आगम या प्रातिपदिकों धातुओं के साथ आते तो जरूर हैं, लेकिन जब उस धातु से कोई प्रयोग बनता है तब वो हट जाते वहां से। जैसे यहां पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए हमने तुक किया, ठीक है। अब तुक करने के बाद हमारे पास यहां पर कितने वर्ण है, ता, उ और का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये उ का और का को हटा देना है, क्योंकि उ और का जो है ये अनुबंध है, ये क्या है, अनुबंध है। अगर उ को और का को हटा देंगे तो हमारे पास केवल बचता है ता, केवल ता बच जाता है। अब आप ता अपने पास रखिए क्योंकि ता का ही सारा खेल है। अब ये ता हमारे पास देखते हैं, यहाँ पर मैंने ता लिखा हुआ हलंत, तो ये ता हलंत बचता है जो कि शिव और छाया के बीच में बैठा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इधर ता है और इधर छाया का छकार है। ये जो छा है ये किस में आता है, ये चवर्ग में आता है, ठीक है। अगर ये चवर्ग में आता तो सूत्र लगता है स्तोहो श्चुना श्चु, सकार और तवर के स्थान पर शकार और चवर का योग हो तो उसको सकार और तवर को क्या हो जाता है, चवर्ग आदेश हो जाता है। तो ये जो ता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चा में कन्वर्ट होता तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है शिवत छाया, ऐसा बनता है शिवत छाया, ये रूप बनेगा। तो हमारा जो यहाँ पर ता था वो चा में कन्वर्ट हो गया, बस इस बात को याद रखना है। अब मान लीजिए अगर आपसे ऐसे संधि वाला पद दे दिया जाए और आपसे कहा जाए विग्रह कीजिए, तो शिवत छाया में आपने जो बीच में चा देखा है, इस चा को क्या लिख देना, वहां पर तुक कर देना बीच में,
ऐसे ऐसे तुक करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो संधि विच्छेद उसका इसी प्रकार से किया जाता है। या कोई पूछे कि यहाँ पर चा कैसे है, तो वो तुक आगम का, इसको ऐसे करके आपको बताना है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। दूसरा दिया इसका अनुच्छेदा, ठीक है, अनुच्छेदा, इसको समझिए। यहाँ पर एक तरफ है अनु और दूसरी तरफ है छेदा। ये छेदालाल वही है जो दबंग में थे। तो अनु का जो ऊ है, देखिए अनु में जो ऊ है ये ह्रस्व वर्ण है, ठीक है। आगे छेदा का छा है, इधर अनु का ऊ ह्रस्व वर्ण है, छेदा का आगे छा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि ह्रस्व वर्ण के बाद, ह्रस्व कोई भी वर्ण हो आपके पास, अगर उसके बाद पीछे छकार है, छा परे है, तो आप देख रहे हैं यहां पर छा परे है। अगर छा परे है तो छा से ठीक पहले बीच में क्या करना, आपको तुक करना है। देखिए यहां पर तुक आगम उन्होंने कर रखा है, ठीक है। आपको ठीक पहले क्या करना, तुक करना है। यहां पर आपने तुक कर दिया, अनु, तुक और छा। अब अनु, तुक और छा करने के बाद एक काम और करना आपको, ये जो तुक है इस तुक में काकी और ऊ की संज्ञा करनी, केवल ता रखना है, ठीक। मैंने कहा था ना कि ये अनुबंध है, अनुबंध आते तो साथ में हैं लेकिन आने के बाद चले जाते हैं। अनुबंध का प्रयोग जो होता है वो कार्यार्थ किया जाता है। उन अनुबंधों को मान के कोई ना कोई वो कार्य करेंगे। जब मैं इसको प्रत्यय पढ़ाऊंगा आपको, प्रत्ययों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग आगे, तब मैं बताऊंगा कि अनुबंधों से क्या क्या कार्य संभव होते हैं और किन किन कार्यों को अनुबंधों से किया जाता है। अब आपको इतना मान के चलना है, यहाँ पर तुक हो गया, तुक का ता बचा। अब ता को वही आप चा हो जाएगा स्तोह चुना श्चू से, ठीक है। जो आपका रूप बन के आता वो आता अनुच्छेदा, ये रूप बनेगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, ये दो प्रयोग मैंने आपके सामने रखे हैं। स्व प्लस छंदः, देखो स्वा में आ है, छंदा का छा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, बीच में तुक कर देना, और बीच में तुक हो जाएगा तो वही प्रक्रिया है, तुक का केवल ता बचेगा और ता को स्तोहश चुना श्चू से चा कर दीजिए, रूप बनेगा स्वच्छंदा, ठीक है। अगला देखिए परि प्लस छेदा। अब परि प्लस छेदा जो है, इधर परि है, दूसरी तरफ छेदा है, अर्थात दो पद हैं यहाँ पर। तो परि का जो इकार है, इस ई के ई जो है ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व वर्ण से उत्तर अगर छा परे है तो छेदा का छकार पीछे परे है, तो इसको बीच में क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। अगर तुक होता है तो तुक का केवल ता बचता है और ता को जो है स्तोह चुना श्चू से श्चुत हो जाता है, रूप बनता आपका परिच्छेदा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार का सूत्र है, इसमें आपको बस इस बात का याद रखना है कि पीछे छ होना चाहिए और आगे ह्रस्व होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हो, आप मान लीजिए ह्रस्व वर्ण की बात है इसलिए आपको बता देता हूं, अगर लिखा हो लता प्लस छाया तो नहीं होगा, लता छाया ही रहेगा, लता छाया नहीं होगा, क्योंकि लता जो आकारांत है ये दीर्घ है और ये छेचा क्या कहता है, ये ह्रस्व की बात करता है कि आपके पास जो है वो ह्रस्व वर्ण से उत्तर होना चाहिए, इसलिए लता छाया में आप तुक नहीं कर सकते हो। कुमारी छाया, ठीक है। इस प्रकार के जो ईकारांत, ऊकारांत और आकारांत जो शब्द या प्रातिपदिक हैं, उनके बाद तुक नहीं होता है, भले ही पीछे छा परे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना क्या चाहिए, अकार होना चाहिए, सॉरी ह्रस्व वर्ण होना चाहिए। ह्रस्व वर्ण के बाद ही तुक होगा, पीछे छा परे हो तो, ठीक है। तो ये जो है वो एक सूत्र हो गया। इसके दो सूत्र हैं, दो स्थितियां हैं। एक अगला सूत्र हम आगे देखते हैं, दूसरा भी। ये दूसरा सूत्र है, जो सूत्र है पदांताद्वा। क्या है, पदांताद्वा, ये सूत्र है पदांताद्वा। दोनों ही सूत्र जो हैं वो अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के प्रथम पाद में है, ठीक है। तो छेचा पदांताद्वा, इसको सबसे पहले हम पदच्छेद और विभक्तियों में तोड़ते हैं। तो इसमें जो पदांतात है ये पंचमी एक है और वा जो है वो अव्यय पद है, ठीक है। अगर पंचमी है तो आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि पंचमी में हमेशा कार्य जो है वो उत्तर को किया जाता, आगे वाले को किया जाता है। आगे वालों को कार्य करते हैं हम पदान, मतलब क्या बोलते हैं पंचमी में,
तो आगे वाले को अगर हम कार्य करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा पदांत से उत्तर। ठीक है। अब पदांत तो एक स्थान विशेष है, उस पदांत में कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई वर्ण कोई अक्षर कुछ होना चाहिए, कोई स्थिति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हम क्या करते हैं, सूत्र से देख लेते, वो अर्थ से देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा पदांत दीर्घ के बाद। पदांत दीर्घ का मतलब होता है कि पद के अंत में दीर्घ हो, जैसे कुमारी, लता। ठीक है, अभी तो मैंने मना किया था, वो उस सूत्र की दृष्टि से मना किया था, इसके लिए मना नहीं किया मैंने, केवल उस सूत्र की दृष्टि से मना किया था। दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं, अभी देखेंगे इसको। पदांत दीर्घ के बाद, दीर्घ अगर पद के अंत में हो तब ये बात करते हैं। पदांत दीर्घ के बाद जो है अगर छा परे रहते हुए, पदांत दीर्घ है और बाद में अगर छा है, ठीक है, छा परे रहते हुए बीच में तुक आगम होता है। एक तरफ पदांत दीर्घ है एक तरफ छा है, तो आपको बीच में तुक करना है, इतनी सी बात है। ये जो तुक आगम करता है ये दीर्घ से उत्तर करता है, वो वाला करता था वो ह्रस्व से करता था, लेकिन अंतर इतना है ये दीर्घ होना चाहिए लेकिन पद के अंत में होना चाहिए, पद के बीच में नहीं होना चाहिए। और वो जो सूत्र करता था वो ह्रस्व चाहे पद के अंत में हो चाहे बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। ठीक है, तो बस ये पदांत में नियम करता है। तो पदांत दीर्घ के बाद अगर छा परे हो तो बीच में तुक होता है, ये इसका सूत्रार्थ हो गया। उदाहरण देखिए आप, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुक है आपका ये बा अर्थात विकल्प करके होगा। एक पक्ष में तुक आप कर सकते हो और एक पक्ष में नहीं भी कर सकते हो। जैसी रुचि, जैसा पेज में स्थान, जैसे आपको सुविधा, जैसा पड़ोसी कहे, जैसे घर वाले कहें वैसा मानिए। अगर वो कहें तुक करो तो तुक कर लीजिए, और मना करें तो बिना तुक के भी। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है लक्ष्मी प्लस छाया। ठीक है, ये आपका उदाहरण दे रखा है लक्ष्मी प्लस छाया। तो लक्ष्मी प्लस छाया में देखिए लक्ष्मी जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और वो ई क्या है, दीर्घ है। तो प्रथम शर्त तो मिली कि ई अर्थात दीर्घ होना चाहिए, तो दीर्घ है। दूसरी शर्त इसमें यह है वो पदांत भी होना चाहिए, वो जो दीर्घ वर्ण है वो पद के अंत में भी होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ई है ये पदांत भी है क्योंकि पद के अंत में है, दोनों बातें होंगी पूरी, पदांत भी है और दीर्घ भी है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कि छा परे हो, तो आप देख रहे होंगे छाया का छा परे है, छाया का छा परे है, तो पदांत भी है, दीर्घ है, और पीछे जो है वो छाया का छा जो वो परे भी है। ठीक है, छाया का छा परे है, तो छाया का छा परे है तो बीच में आपको क्या करना है, तो तुक करना है। बीच में क्या करना, तुक करना। अगर आप तुक करते हैं तो तुक का क्या बचेगा, केवल ता बचेगा। ठीक है, तुक का क्या बचेगा, केवल ता बचेगा। अब ये तुक्का बचा आपके पास ता, अब ता के स्थान पे क्या करना है, तो स्तोहश चुना चू से चा कर देना है। ता के स्थान पे चा कर देना है, तो चा कर देंगे तो रूप बनेगा लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ऐसे करके दो रूप बनेंगे क्योंकि इन्होंने बा का प्रयोग किया अर्थात अथवा। अगला उदाहरण देखिए, कुटी पिलत छाया। अब कुटी जो है वो दीर्घ है, इधर छाया है, तो कुटी में जो ई है ये दीर्घ है और पदांत भी है क्योंकि पद के अंत में दोनों स्थितियां हैं। और इधर है आपका छाया, छाया का छा परे है, तो बीच में आपको क्या करना है, तुक आगम करना है। तुक का केवल ता बचेगा हलंत, और इस ता को क्या है, स्तोहुष चुनाश्चु से चा हो जाएगा, रूप बनेगा कुटी छाया। ठीक है, और जिस पक्ष में ये तुक नहीं होगा उस पक्ष में रूप बनेगा कुटी छाया, उस पक्ष में क्या बनेगा, कुटी छाया, और वैसे कुटी छाया ऐसा करके बनेगा। अगला उदाहरण देखिए, शीतला पिलस छाया। शीतला पिलस छाया, तो शीतला जो है वह दीर्घ है, ठीक है, आकारांत है, दीर्घ है ये,
और पदांत में है, पद के अंत में भी है। दोनों स्थितियां घट रही हैं, पदांत हो दीर्घ हो, दोनों स्थितियां हैं। छाया का जो छा है वो उत्तर पद में है और छा है, तो बीच में आपको क्या करना, तो बीच में हमें करना है वो तुकागम। बीच में हम तुक कर देंगे, तुक का जो है वो ता बचेगा, रूप बनेगा शीतला छाया और शीतला छाया। तो ये जो हैं दो ही सूत्र हैं जो तुकागम करते हैं, संधि, और यहाँ पर संधि कर ली जाती है, इसलिए इसका नाम रखा तुगागम संधि। ठीक है, तो ये दो ही सूत्र हैं और इन्हीं से बहुत सारे उदाहरण भी पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, कोई शंका हो तो आप पूछिए, और साथ साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, सर कमेंट करें, अपनी राय रखें। और जो आप जैसे या जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं या जिनको संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बीच में इसको शेयर करें। सभी के लिए नमः संस्कृताय।